स्वागत है सभी बच्चों का अगले वीडियो में। तो सबसे पहले तो सबको इस बात का इंतज़ार होगा कि कहानी का आंसर क्या है, और निश्चित तौर पर ये जायज़ भी है कि मुझे बता देना चाहिए। साथ ही उसमें मोरल क्या है। मोरल ये है उस कहानी का कि हमेशा कोई काम करने से पहले ध्यान अवश्य देना चाहिए, यानी सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। क्योंकि जो काम जल्दबाजी में हो गया, इसका सिर इसकी बॉडी में और इसका सिर इसकी बॉडी में, उस जल्दबाजी का ही नतीजा था। सोच समझ कर करना चाहिए काम। दूसरा, उस कहानी का जो आंसर है वो ये है कि वो पत्नी गंधर्व सेन की होगी। गंधर्व सेन का मतलब ये है कि हेड गंधर्व सेन का और बॉडी देवव्रत की। ऐसे जाके अब ये गंधर्व सेन माना जाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि व्यक्ति की पहचान उसके मस्तिष्क से होती है, उसके चेहरे से होती है। अगर ये गंधर्व सेन का हेड है तो इस बॉडी पे कोई नहीं जाएगा, और अगर ये गंधर्व सेन की बॉडी और देवव्रत का सिर है तो दुनिया में उसके प्रति क्वेश्चन जरूर उठेंगे कि ये अभी गंधर्व सेन की पत्नी थी, अब देवव्रत की कैसे हो गई। और ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये देवव्रत नहीं गंधर्व सेन है। लेकिन जब हेड गंधर्व सेन का होगा तो हर कोई मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि ये देवव्रत नहीं गंधर्व सेन ही है। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके हेड से होती है, उसके मस्तिष्क से होती है, उसके चेहरे से होती है। इसलिए पूरी तरह से बनता है कि वो पत्नी जिसकी थी उसी की रहेगी। तो ये कहानी का मोरल ये था, काम सदैव सोच समझ कर करना चाहिए। आनन फानन में काम करने से सिर्फ काम बनते नहीं है, बिगड़ते हैं, बनते नहीं है। इसलिए और बता दिया गया कि पत्नी वो गंधर्व सेन की थी। तो चलिए इसको अपना समझिए, कुछ भी करिए। जो मेरा एक फ़र्ज़ था कि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। हालांकि कई बच्चों ने सही आंसर भेजे थे इसलिए, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई इसलिए नहीं किया यस में क्योंकि मैंने सोचा अगर और कोई भेजना चाहेगा तो भेज देगा। और दूसरा ये था कि उसमें रीज़न बताते नहीं बनता इतना टाइप करते हुए, इसलिए मैंने सोचा कि उसको वीडियो में ही बताना ज़्यादा उचित है। फिलहाल आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस। तो इससे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना सीखेंगे। कोऑर्डिनेट माने होता क्या है? समान श्रेणी या समान कोटि का। समान कोटि का, कोटि का इस समय आज थोड़ा गलत हो रहा है। समान श्रेणी या समान कोट कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग का। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लास के बराबर दर्जे की होती है, इसलिए उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अर्थ तो निकलता है उसका जैसे प्रिंसिपल क्लॉज का निकलता है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज का अर्थ पूरा निकलता है और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसका भी अर्थ पूरा निकलता है, तो फिर उसको प्रिंसिपल क्लॉज क्यों नहीं कहा जाता? वो इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो क्लास किसी कंजंक्शन से प्रिंसिपल क्लास से जुड़ती है। प्रिंसिपल क्लास कभी कोऑर्डिनेट क्लास से नहीं जुड़ती है। इसलिए प्रिंसिपल क्लास इज द प्रिंसिपल क्लास, यानी प्रधान उपवाक है, वह मुख्य वाक, वो मेन क्लास है।
उसके कैटेगरी की कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी है कि ये कोऑर्डिनेट क्लास अपना अर्थ पूरा कर देती है, इसलिए उसके दर्जे की हो गई, श्रेणी के तो हो सकती है, बट प्रिंसिपल क्लास कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि उसकी वजह है उसको कोऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास में न ले जाने का मतलब, क्योंकि वो किसी न किसी कंजंक्शन से जा करके वो प्रिंसिपल क्लास से जुड़ती है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है, क्योंकि कभी कभी बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्रिंसिपल क्लास का अर्थ पूरा निकलता है और कोऑर्डिनेट क्लास का भी पूरा निकलता है, तो ये प्रिंसिपल क्लास क्यों नहीं हो सकती? वो नहीं हो सकती, मैंने वजह बता दिया। दूसरा, अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पता है तो हमें कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आता रहेगा कि मतलब हमको ये कोऑर्डिनेट क्लास है या फिर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको पहले हम समझें कि कौन सी क्लॉज किस प्रकार के सेंटेंस को बनाती है। तो देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वह कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। कंपाउंड सेंटेंस की हिंदी होती है संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा अगर टाइम बचता है तो एक थोड़ा सा सैंपल देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या काम होता है। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है कि जो इक्वल एक मतलब इक्वालिटी होती है, इक्वल लेवल या इक्वल ग्रेड होता है, ऐसी क्लॉज को वो जोड़ता है। तो कोऑर्डिनेट यानी समान श्रेणी या समान कोट। जो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, अर्थात दोनों बराबर दर्जे की जो क्लॉजेज होती हैं वो उनको जोड़ती हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं और इसी में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आती है। तो हमें कोऑर्डिनेट क्लॉज भी आती है और वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी होती है। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम पहले ये जान लें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं। जैसे हमने एडवर्ब क्लास वाले में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़े थे, तो अलग अलग ग्रुप के पढ़े थे, तो उनसे पता चल जाता है कि ये रीजन बताएगा कि कंडीशन बताएगा। और हमें वाक्य के भाव से पता चल जाता है कि ये विरोध प्रकट करता है, कि ये शर्त प्रकट करता है, कि ये कंपैरिजन यानी तुलना प्रकट करता है। तो उसी ग्रुप के जाकर के कंजंक्शन को पकड़ते हैं और सीधे सेंटेंस में लगा करके सेट कर देते हैं और सेंटेंस बन जाता है। तो पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि वो कंजंक्शन कौन कौन से हैं। देखो, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो असल में 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 4 टाइप्स। अब इसमें है क्या कि नंबर 1 सबसे पहले कम्युलेटिव, दूसरा आपका आएगा अल्टरनेटिव, और तीसरा आ जाएगा फिर आपका एडवर्सेटिव, और चौथा आ जाएगा इलेटिव। मतलब कम्युलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और एडवर्सेटिव कंजंक्शन और फिर इलेटिव कंजंक्शन। ये 4 प्रकार के ये कंजंक्शन है। 4 प्रकार कंजंक्शन। कम्युलेटिव यानी जोड़ बताने वाले, अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले, ये जोड़ बताने वाले कंजंक्शन।
और ये अल्टरनेटिव, विकल्प बताने वाले। विकल्प बताने वाले, और ये विरोध बताने वाले। और ये परिणाम बताने वाले। ये 4 प्रकार के कंजंक्शन है, और इन चारों प्रकार के कंजंक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ी जाती है प्रिंसिपल क्लॉज से। इसका एक 5वां प्रकार और है। 5वां प्रकार क्या है? वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो कंटिन्यूएटिव सेंस में जोड़ा जाता है। हालांकि ये 4 कंजंक्शन से आपका कोई भी कंपाउंड सेंटेंस रुकेगा नहीं। ये 4 प्रकार के जो कंजंक्शन है, इनसे किसी प्रकार का कंपाउंड सेंटेंस आपसे बच नहीं पाएगा, इसलिए उस 5वें की जरूरत है नहीं। फिर भी क्योंकि अगर कहीं पर कोई बता रहा है, पढ़ा रहा है अथवा लिखा है, तो ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो आखिर कौन सा 5वां होता है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये आज कंजंक्शंस हो जाएंगे, और इसके बाद जैसे एक्सरसाइज चलेगी तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आइए यहाँ पर जान लेते हैं कि ये कम्युलेटिव कंजंक्शंस कौन से हैं। देखिए, अगर ऐसे में होता है कि जैसे कुछ बच्चों के पास नोट्स नहीं होते, लिखे नहीं होते, या कभी लिखाए नहीं गए होते हैं, तो वो आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम लिखवाएं क्लास में तो ऐसे हम लिखवाते भी हैं, और कोई भी अगर लिखाएगा तो इस तरह से लिखाएगा। तो ज़्यादातर टीचर्स अगर नहीं लिखाते हैं, तो जिनके बच्चों के पास नहीं है तो वो इत्मीनान से लिख सकते हैं। तो देखिए, कम्युलेटिव जोड़ बताने वाले कंजंक्शन कौन से हैं? जैसे एक तो एंड है, दूसरा बोथ एंड है, और तीसरा नॉट ओनली बट आल्सो है, और चौथा आपका है एज वेल एज। तो एंड माने तो सभी जानते होंगे कि एंड माने होता है और बोथ एंड माने क्या होता है? दोनों और। अब इनका यूज आपको सेंटेंसेस में मिलेगा। इसमें हो जाएगा न केवल किंतु भी, और इनसे सेंटेंस बहुत जबरदस्ती बनते हैं इनसे, और इनका प्रयोग भी आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। और इसका मतलब होता है साथ ही, या फिर साथ ही साथ। कहना यही चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं साथ साथ। साथ साथ अलग हो जाता है, साथ साथ मतलब टुगेदर हो जाता है, एक साथ हो जाता है। लेकिन ये होता है साथ साथ का मतलब जैसे वो विद से बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या है ना कि किसी के साथ ही, जैसे दिनेश और साथी मुकेश, ऐसे बोला जाता है। तो मतलब दिनेश एज वेल एज मुकेश हैज गॉन टू सी द ताजमहल, मतलब दिनेश और साथ ही मुकेश ताज देखने चले गए। तो ऐसे करके उसको प्रयोग किया जाता है। बोथ एंड का मतलब दोनों और। इसमें क्या होता है? इसमें एक नाउन आता है। यहाँ पे जो ये ब्लैंक है, यहाँ पे एक नाउन आता है, यहाँ पे एक नाउन आता है। इसमें इनमें कुछ नहीं होता, इनमें डायरेक्ट जुड़ता है। और इनके प्रयोग का नियम मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा मतलब कंजंक्शन होता है, तो कब हमें करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब हमको इसका प्रयोग करके सेंटेंस को बनाना होता है। इसके बाद है आपका दूसरा है आपका अल्टरनेटिव।
अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, एक तो होता है और, दूसरा होता है अदरवाइज, तीसरा होता है आपका इल्स, चौथा होता है आइदर और पांचवा होता है नहीं देना। तो और माने तो सभी जानते हैं, अथवा और या फिर या, इसका मतलब होता है अन्यथा, इसका भी मतलब होता है अन्यथा, और या तो ऐसा भी कह देते हैं। आइदर माने होता है या तो या, और इसका मतलब होता है ना तो ना। ये आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प बताने वाले। नाइदर मोहन नर सोहन हैज स्टोलन योर वॉच, मतलब ना तो मोहन ने और ना ही सोहन ने तुम्हारी घड़ी चुराई। तो वहां पर क्या हो गया, दो में से मोहन एक और एक सोहन है। तो कह रहा है कि दोनों में से मोहन ने नहीं चुराई और ना ही सोहन ने चुराई। तो ये एक विकल्प होता है, विकल्प दो हैं। जैसे हम यही कह देते हैं कि ही हैज हेल्प्ड नाइदर मी नॉर हिम, मदद, क्या होता है कि दोनों में से मदद करनी थी किसी एक की, ये दोनों करनी थी, तो कोई भी ऑप्शन उसने नहीं चुना, ना उसका चुना ना मुझे चुना। ऐसे ये ऑप्शनल, यानी इनमें विकल्प बताने का भाव होता है। जैसे वो कोई कह दे कि गिव योर बैग आई विल शूट यू, अब यहाँ दो ऑप्शन है, ये तो बैग दे दो ये तो मर जाओ। वो कहता है कि दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक तो बैग अपना दे दो, दूसरा मैं शूट कर दूंगा। तो दो में एक चयन करना, बैग दे देगा तो बच जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन चुन लेगा तो दूसरा चुनना नहीं पड़ेगा, और अगर बैग नहीं देगा तो गोली खानी पड़ेगी, अर्थात एक ऑप्शन उसे चुनना ही पड़ेगा। तो इसमें इस तरह का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर इसी तरह से जब ये प्रयोग में आएंगे, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तुम्हें ज़रूरत है तो वीडियो को पॉज करके इनको लिखते भी जाएं तो बहुत अच्छी बात है। पिछले वीडियो से भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा है आपका एडवर्सेटिव, जैसे बट, जैसे एट, जैसे स्टिल, जैसे हाउएवर, जैसे हो गया नेवरदलेस, जैसे वेयर एज, और जैसे वाइल। बाकी प्रयोग में तो तमाम तरह से आ जाते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग आ जाता है, नॉट विद स्टैंडिंग ओनली आ जाता है, नॉट विद स्टैंडिंग, ये भी एक कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। तो ये भी है। अब देखो बट माने क्या होता है, लेकिन। एट माने क्या होता है, फिर भी। स्टिल माने क्या होता है, तो भी। हाउएवर माने क्या होता है,
फिर भी, एट माने तथापि भी लिख देते हैं, यानी तब भी, बात वही है। नेवरदलेस माने क्या होता है? फिर भी या तब भी। वेयरस माने क्या होता है? जबकि। वाइल माने क्या होता है? जबकि। नॉट भी स्टैंडर्ड माने क्या होता है? के होते हुए भी। ये तुम्हारे अपने कंजंक्शंस होते हैं। बट सबसे फॉर्मल होता है। बट को जैसे एंड होता है ना, कम्युलेटिव वाला, हर जगह चलता है, नॉर्मल से लेकर स्पेशल तक। इसी तरह बट का भी प्रयोग होता है, नॉर्मल से लेकर स्पेशल तक चलता है। बट के भी बहुत सारे यूज हैं, अनेक प्रकार से। एट माने फिर भी, स्टिल माने तो भी, हाउएवर माने फिर भी, नेवरदलेस माने फिर भी, और नॉट भी स्टैंडिंग माने के होते हुए भी, इसमें भी कहा जा सकता है फिर भी। वेरस माने जबकि, वाइल माने जबकि। ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है जो थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग अभी मतलब एक्सरसाइज बताने से पहले कुछ चेक करेंगे, वरना एक्सरसाइज में तो ये जरूर आएंगे। ये तुम्हारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गए। इसके बाद चौथा कंजंक्शन है इलेटिव। इसका मतलब होता है परिणाम बताने वाले। परिणाम बताने वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे सो होता है, देयरफॉर होता है, और हैंस होता है, और फॉर भी होता है। सो माने होता है अतः, और यह इसलिए किस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। देयरफॉर माने होता है इसलिए, पर इसके यूज में भी आप इसको कर सकते हैं। हैंस माने भी होता है इसलिए, और फॉर माने होता है क्योंकि, जो एक रीजन बताता है, लेकिन रीजन के पहले एक परिणाम होता है, वो उस हिसाब से होता है, इसमें छिपा हुआ परिणाम होता है। तो सो माने अतः हो गया, और ये देर फॉर माने हो गया इसलिए, और हैंस माने इसलिए, फॉर माने क्योंकि। यहाँ पर इसलिए लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए जो है, जिस तरह से हम मतलब उसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और इजीली हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो इस तरह से आया हुआ है ये इसलिए और इसका ये है, तो थोड़ा हल्का सा डिफरेंट होता है, बाकी ज़्यादा कोई ढूंढ नहीं सकता क्या डिफरेंट होता है। तो जब इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे तब ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आज थी ये कंजंक्शन सभी, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब इस कोरिलेटिव कंजंक्शन में किस तरह से हम प्रयोग करते हैं ये एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। स्टोरी के बारे में मैंने बता दिया, स्टोरी अच्छी है। अब जिसको अच्छी लगेगी वो सुनेगा, नहीं अच्छी लग रही नहीं सुनेगा, थोड़ा सुनेगा छोड़ देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट ये है कि तुम अपना अगर पूरी तरह से रिस्पॉन्स किसी चीज़ का चाहते हो तो वीडियो पूरा देखना होता है, क्योंकि वीडियो के बीच में भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तमाम गार्जियन तमाम हर तरह से। देखो मैं थोड़ा सा टॉपिक मिस हो गया कहाँ पर, तो उन सारे गार्जियन कोई बात नहीं है, मतलब इन वीडियो में जैसे स्किप ना करिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, तमाम पॉइंट समझाए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हमें
सुनना होता है और समझना होता है। तो एक एक सेंटेंस अगर उसको समझते हैं तभी आपको एक थोरोली नॉलेज मिलता है। एक एक सेंटेंस को देखो तो मज़ा नहीं आता। इसलिए सभी लोग चैनल को लाइक भी करें ज़रा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी कर दें, और बराबर जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। तो मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।